हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने क्लास 10th मैथ का भैया 2025 में जो पेपर होने वाले हैं और 2024 का सेट नंबर 1 जिसका कोड 822 IA है के विकल्प सारे कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की आज हम बात करेंगे। ठीक है भाई, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही क्वेश्चन है वर्ग अंतरण और बारंबारता से, जिसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें शो हो जाएगा नीचे, उस बात की दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है भाई, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए। चलो, अब अगर हमें बहुलक ज्ञात करना है तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा ना हमें चीजें ढूंढनी होती है ना ही कैलकुलेशन करनी होती है। जब वर्ग अंतराल दिया हो, फॉर्मूला तुम्हें याद होगा बहुलक का क्या होता है, और देखना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। बारंबारता वाली लाइन देखो और देखो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो सबसे अधिक बारंबारता 23 वर्ग अंतराल 30 से 40 की है। ठीक है, तो यही लाइन हमारे लिए मेन हो जाती है भाई। इस लाइन को पकड़ लो, ये वाली वो लाइन है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। 30 से 40 क्या है, इसकी बारंबारता है, बारंबारता का वर्ग अंतराल। इसमें जो हमारी लोअर लिमिट है इसको हम L कहते हैं, और जो हमारी ये बारंबारता है इसको हम F1 कहते हैं। इससे ऊपर वाली F0 होती है, इससे नीचे वाली F2 होती है। इससे ज्यादा हमें कुछ इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर ये होता है L प्लस ब्रैकेट, यहां लिखा होता है हमारा F1 माइनस का F0, और इसके बटे में लिखा हुआ होता है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और गुणा में होता है इसके H। अब कुछ बच्चे कहेंगे H क्या है सर, पता होना चाहिए। H वर्ग अंतराल है, यानी वर्ग में जितने का अंतर है। कितने का अंतर चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो जो हमारा H है, H बराबर 10 है। L बराबर मैं लिख देता हूँ, L बराबर हमारा 30 है। और ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये F0 है, ये F1 है, ये F2 है। मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा। ठीक है भाई, चलो। थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा तुम साथ दो, थोड़ा हम साथ देंगे। देखो, बहुलक बराबर ऐसे, कोशिश करूंगा कम से कम बोलने की, तो ध्यान इधर रखो। इसमें L कितना है भाई, 30 है। चलो, फिर F1 कितना है भाई, 23। F0 कितना है, 21, और बटे में है हमारा 2F1, यानी कि F1 का 2 गुना, 23 दूनी 46, माइनस F0 फिर से 21, और माइनस F2 कितना है, F2 है हमारा 14, और गुणा में H यानी कि 10। ठीक है, चलो इससे आगे इसको देखेंगे तो 30 प्लस 23 में से अगर 21 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, और बटे ये हो जाएगा 46। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, गुणा में 10 आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है 30 प्लस ये हमारा 2 है, बटे में 35 में और 46 में 11 का अंतर है, और इसकी 10 से गुणा कर दूंगा तो ये 20 आ जाएगा। देखो जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। ये 35 था भैया, अच्छा ज्यादा अंतर कर दिया था, 35 से 45 से 46 नहीं बेटे, सही है। तो इसको काट लो, इससे 11 से कट जाएगा, कितनी बार 11 का ना 11 9 बचेगा, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, पॉइंट लगा के। और भैया 88 2 बचा, तो फिर से क्या आ जाएगा, 11 का ना 11। इससे ज्यादा हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 1.81, इनको जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 31.81। ठीक है मेरे भाई, एलसीएम लेकर सोल्व करने में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, भाग करनी है यही कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 31.81 इसका बहुलक, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ने मुझे नहीं पता क्या आंसर दिया है, सही है या गलत है वो तुम खुद चेक कर लेना। तरीका ये है, कैलकुलेशन ये है, ऐसे। ठीक है, उतारना उतार लो, वरना स्क्रीनशॉट रफ करते हैं इसको। ठीक है भाई दोस्तों, यहां तक हुआ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, दूसरे के बी में हमें दिया हुआ है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है ये, हमसे कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त का केंद्र है O। इस वृत्त से कुछ दूरी पर कोई बिंदु हमने P मान लिया। इस बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो जरा, इससे इसको मिलाया, ऐसे ही इससे इसको मिला। ठीक है, ये मानो कि इसको पॉइंट स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल है ना, काट नहीं रहा है, केवल और केवल स्पर्श। तो इसके दो स्पर्श बिंदु हो गए, एक ये, एक ये। थोड़ा मार्कर की भी दिक्कत, ये क्या यार, चलो इनको मैं नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ए,
इसको नाम देता हूं V। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर है किसके? PB के। अब मैं एक काम कर लेता हूं कि इसमें इस O से इसको मिला लेता हूं, ठीक है, और इससे इसको मिला लेता हूं। और हमें पता है कि भैया स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाने पर स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का। ये कोण 90 है, ये कोण 90 है, ठीक है। जो दिया है वो इसमें हमें लिख लो भैया, जो दिया हुआ है। इस सवाल को करने का तरीका जो होगा वो ये होगा, दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? O केंद्र वाला एक वृत्त, O केंद्र वाला एक वृत्त जिस पर या ऐसे मान लो, ठीक है, इतना ही मान लो है ना कि O केंद्र वाला क्या है? एक वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखाएं, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं PA PB, ठीक है। अब हमने इसमें थोड़ी सी रचना करी है तो हम उसको भी जरूर लिखेंगे। रचना, रचना क्या हुई है मेरे भाई? वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से, ठीक है, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु A तथा V को मिलाया, A तथा V को मिलाया, ठीक है। सिद्ध क्या करना है मेरे भाई? जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? इसमें जो हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, PA बराबर PB, ठीक है, कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर। सही है, सही है, सही है। अब हम देखेंगे इसका हल। हल हम कहां से शुरू करेंगे? देखो भाई, अच्छा एक काम और करना पड़ेगा, इस P को किससे मिलाना पड़ेगा? इस O से और मिलाना पड़ेगा। तो भाई जहां रचना हमने की थी तो हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र O से स्पर्श बिंदु A तथा V को मिलाया। और यहाँ एक चीज और लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ। एक चीज लिखनी पड़ेगी, वो ये है, मिलाया तथा O से बाह्य बिंदु P को मिलाया, ठीक है मेरे भाई, बाह्य बिंदु P को मिलाया। अब हम हल लिखेंगे। अच्छा सिद्ध करना लिखेंगे, अभी सिद्ध करना रह गया। सिद्ध करना, सिद्ध करना है हमें भाई PA बराबर PB, ठीक है। यहां तक तो मैंने जो दिया था, जो सिद्ध करना है और जो हमने रचना की है वही लिखा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। अब हम हल शुरू करते हैं। देखो जरा, तो हल जो यहाँ से शुरू होगा उसे हम कहां से लेंगे? हम उसके लिए दो त्रिभुज पकड़ेंगे, दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे और फिर समरूप की सर्वांग करेंगे, है ना। समरूप करेंगे तो अनुपात बराबर होते हैं, सर्वांग करते हैं तो भुजाएं बराबर होती है। देखो अब यहां से हम कह सकते हैं PA बराबर PB अगर हमें सिद्ध करना है तो त्रिभुज ले लो PAO तथा POV, सही है। तो मैं यहां त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज PAO व त्रिभुज POV में, सही है। क्या होगा त्रिभुज PAO व त्रिभुज POV में? भाई ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, यानी यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि OA बराबर है OB के। क्यों? दोनों त्रिज्याएं हैं, क्या है? त्रिज्याएं, ठीक है। आगे आगे मैं कहूंगा कि कोण OAP, या एक काम और करो, चलो पहले कोण कहो, कोण OAP बराबर कोण OBP, कोण OBP 90 डिग्री। अगर इसका और रीजन देना चाहते हो तो ऐसे करके लिख दो, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को
मिलाने पर दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है मेरे भाई, इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो कोण एओपी बराबर हो गया। दूसरा ओपी बराबर ओपी, ओपी बराबर ओपी क्यों है? क्योंकि यह भुजा भैया हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, कॉमन है तो बराबरी होगी, ओपी ओपी के बराबर होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां से जो दो त्रिभुज है ना, ये सर्वांगसम हो गए बेटे। त्रिभुज पी ए ओ, ये हो गया हमारा सर्वांगसम किसके? त्रिभुज पी ओ वी के। कौन सी इसमें समरूपता लगी है, सर्वांग समता लगी? वो लगी है एस ए एस, साइड एंगल साइड। ठीक है, चलो एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता। ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आया? दिख रहा है नहीं यार, ये ध्यान नहीं करा। नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, हल्का सा दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं ये बता दे रहा हूँ, ये लाइन है त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ वी एस ए एस सर्वांग समता से। और बाकी जो एक दो लाइन बची मैं वो यहाँ को करा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, जगह का थोड़ा अभाव है, तुम्हें भी पता है। अब देखते हैं भाई, इसमें हमने दोनों त्रिभुज क्या कर दिए? सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। और हमें पता है दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके तीनों कोण बराबर होते हैं, उनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तब हम यहां से कह सकते हैं, चूंकि चूंकि त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज कौन सा भैया? पी ओ वी। ठीक है, पी ए ओ व पी ओ वी। वैसे मैंने गलत लिखा है, मैंने पी ओ लिया था ना, तो यहाँ बी ओ लिया जाएगा। ये तुम्हारा एक विकल्प भी आया था, उससे रिलेटेड था ना, दोनों त्रिभुजों को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ पी वी ओ ही लिखूंगा। ठीक है मेरे भाई, अगर तुमने ध्यान से पिछली क्लास में देखी है तो तुमने देखा होगा उसमें विकल्प तो जाता है, उसके नाम चेंज थे बस। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे पी वी ओ, दोनों के नाम सेम देने पड़ते हैं। क्योंकि त्रिभुज पी ए ओ व त्रिभुज पी वी ओ क्या है? सर्वांगसम है। तो मैं लिख रहा हूँ, बै को छोड़ो, क्योंकि त्रिभुज पी ए ओ सर्वांगसम है त्रिभुज पी वी ओ के। ठीक है, अतः अतः पी ए बराबर पी वी, पी ए बराबर पी वी। या ऐसे करके ना लिखो तो एक लाइन और बढ़ा दो यहाँ, और ज्यादा अच्छा लगेगा। पी ए बराबर पी वी बराबर पीओ। इसकी और इसकी और इसकी चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं, इसकी भी तीनों भुजाएं, इसकी भी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। फिलहाल इतना ही लिखो और इसको क्या करो? इति सिद्धम, इति सिद्धम। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा सवाल है, इसकी शॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम सी सवाल पढ़ते हैं। सी में क्या दिया हुआ है? अच्छे क्वेश्चन थे भैया। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज कोण एडीसी बराबर कोण वीएसी है। सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सीवी इंटू सी डी। जो दिया है पहले मैं वो लिख लेता हूँ। एक त्रिभुज एबीसी है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए भाई, कि एक त्रिभुज ए वी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एक बिंदु डी है और वो इस प्रकार स्थित है कि, अगर डी है तो हमें दिया हुआ है तो इसको हम इससे मिला लेंगे, कि कोण एडीसी यानी कोण एडीसी बराबर है बीएसी यानी पूरे इस कोण के। चलो सिद्ध कीजिए कि, अब जो हमें दिया है पहले वो लिख लेता हूं मैं, फिर लिख लूंगा कि क्या सिद्ध करना है। दिया है, क्या दिया है? कि कोण वीएसी बराबर है कोण एडीसी। ठीक है मेरे भाई, और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखो अगर तुम्हें दिया है, मैं थोड़ी सी लाइन बढ़ानी है तो और भी बढ़ा सकते हो, कि दिया है त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण वीएसी बराबर कोण एडीसी। ठीक है, एक लाइन बढ़, सिद्ध क्या करना है? मैं मेन चीज सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इसको थोड़ा सा सही करके लिखता हूं तो ये जाएगा सी ए अपॉन सी बी बराबर सी डी अपॉन सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो अब इसमें रचना हमने कुछ करी नहीं, सीधा क्या देखेंगे? इसका हल देखेंगे मेरे भाई। क्या दे रखा है? सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी वी, ठीक है, और सी डी अपॉन सी ए। थोड़ा गलत हुआ, एक मिनट रुकेंगे। सी डी अपॉन सी ए, अपॉन में सी ए सी बी क्या अच्छा लगता, इसको चेंज करो, सी ए अपॉन सी डी करो, और ये हम करते हैं इसको। अभी बताऊंगा रीजन क्या है, मैंने क्यों पकड़ा।
क्यों किया ऐसे भी बताने वाला हूँ। देखो ये हो गया सी बी अपॉन सी ए, सी बी अपॉन सी ए, ठीक है। ये हो गया हमारा सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी। इसमें दो त्रिभुज बन गए हैं, एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए वी सी, यानी कि एक बड़ा वाला है और एक ये छोटा वाला है। तो बड़े वाले को छोटे वाले को समरूप सिद्ध कराना चाह रहा है ये, बस और कुछ नहीं चाह रहा इससे। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, इसमें जो है हम कह सकते हैं क्या कि और यहां मैंने कैसे करा, मैंने ऐसे करा, देखो अगर यहाँ सी ए अपॉन, यहां मैंने लिखा सी ए भुजा इसमें भी है और बड़े वाले की भी है, तो सी ए अपॉन सी डी, तो इसकी और इसकी, बड़े की और छोटे की होगी, फिर सी वी बड़े की और अब छोटे की कौन सी, सी ए। लेकिन जब यहाँ कर रहा था दोनों एक ही त्रिभुज की वैरायटी थी, सी डी और सी ए, ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैंने किया था। चलो अब हम इसका हल देखते हैं, हल में क्या क्या रहा है, कहां से शुरू करेंगे। पहले तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए डी, अच्छा जोन सा पहले लिखा है उससे पहले लिखूंगा त्रिभुज ए, त्रिभुज ए वी सी व त्रिभुज ए डी सी में देखो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए डी सी। हम कह सकते पहले दिया हुआ है हमें, पहले जो दी हुई है वो चीज लिखो, हमें दिया हुआ है कोण वी ए सी बराबर कोण ए डी सी। कहां से किया हमें ये लिखना पड़ेगा, ये दिया है। चलो दूसरी बात, कोण ए सी वी, देखो कोण ए सी वी बराबर कोण ए सी डी, कहां से, उभयनिष्ठ। भाई दोनों त्रिभुजों में एक कोण आ रहा है तो यानी कि वो कोण कैसा हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। चलो तो कोण वी ए सी बराबर कोण ए डी सी, ये दिया था कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी डी, क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। दो कोण बराबर हो गए, तुमने पढ़ी होगी अपने में, उपप्रमेय में तो खैर अलग है, प्रमेय में भी आती है, क्या आती है, समरूपता में आती है, डबल ए समरूपता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ए वी सी है वो समरूप होगा किसके, सर्वांग समता लगाएंगे, यहाँ तो बराबर सिद्ध करा है, सर्वांग समता किसके भैया, त्रिभुज ए डी सी, ठीक है भाई। यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप नहीं, सर्वांग सम है त्रिभुज एडीसी के, कहां से, ए सर्वांग समता से, ठीक है मेरे भाई, ए सर्वांग समता से। चलो अगर ऐसा है तो इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाएं बराबर होंगी और तीनों भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे, अगर ऐसा है तो, ठीक है भाई। देखो पहली बात तो हमने बराबर किया था दो कोण, तो इसे समरूप भी कह सकते हैं, सर्वांग सम भी कह सकते हैं। तो हम इसको सर्वांग सम सिद्ध करके यहाँ समरूप सिद्ध करते हैं, क्योंकि हमें अनुपात चाहिए, हमें भुजाएं बराबर नहीं चाहिए। तो हम इसको कहेंगे ए समरूपता, समरूपता से, ठीक है। तो ए समरूपता से जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज एडीसी के। यानी कि क्या होगा, सी ए बटे सी डी बराबर होगा सी बी बटे सी ए के, और बराबर मतलब इसके तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो सी ए अपॉन सी डी बराबर है किसके, सी बी अपॉन सी ए के। अब कौन सी भुजा बच गई, देखो इस वाले त्रिभुज की तो ये बच गई एडी और बड़े वाले की कौन सी बच गई, बीसी। तो ये हो जाएगा बीसी बटे एडी, क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे। इसको समीकरण 1 कह दो और यहीं से नीचे एक ही लाइन लिखनी है बस, अब आ जाएगी नीचे वही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सी ए अपॉन सी डी बराबर सी बी अपॉन सी ए, ठीक है, इति सिद्ध, ठीक है मेरे भाई, आया समझ। करा कुछ नहीं है, दो त्रिभुजों समरूप करा है, डबल ए समरूपता से, एक कोण बराबर था, एक योग दोनों को लगा दिया, समरूप हो गया तो इसके तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर करने के बाद हमने क्या लिख दिया कि ये दोनों भुजाएं का अनुपात बराबर है, सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। अगर इसी लाइन पे जाना है, इसकी गुणा इससे कर दो, इसकी गुणा इससे कर दो, ये लाइन है, ठीक है मेरे भाई, रफ करते हैं इसको। अगला सवाल हमें क्या दे रखा है इसमें, सी हो गया, डी देखो जो डी है इसमें क्या लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। दो अंकों की संख्या को मानने का तरीका थोड़ा अलग होता है, कैसे मानते हैं तुम्हें बताओगा, देखो मैं बताता हूँ, और पता तो पहले से होगा, फिर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दो अंकों की संख्या को कैसे मानते हैं, माना इकाई का अंक
x और माना दहाई का अंक बराबर 10y। दहाई के अंक में हमेशा 10y मतलब 10 से गुणा करके तब मानते हैं। चलो भैया, फिर कह रहा है इस संख्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तब संख्या क्या होगी, लिखेंगे तब संख्या बराबर 10y प्लस x। अब कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग, अंक क्या है इसके, y और x है, तो ऐसे करके लिखो y प्लस x बराबर कितना दे रखा है, योग। समीकरण नंबर 1। यह एक लाइन लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक है। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी वाली संख्या का, इस संख्या का 10y प्लस x का 9 गुना, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंक पलट दो, अंक पलटने का मतलब दहाई वाला इकाई कर दो, इकाई वाला दहाई कर दो, 10x प्लस y कर दो, 10x प्लस y कर दो, के 2 गुने के बराबर है। 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमें संख्या ज्ञात करनी है। चलो भाई संख्या ज्ञात करते हैं, 9 से अंदर गुणा कर दो, इस 9 से अंदर कर दो, 9 दहाई 90 22 प्लस का 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस का 2y, y एक तरफ x करो भाई। 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस का 9x, कितना बचा 88y बराबर 11x, 11 8 88, x बराबर आ गया 8y, समीकरण नंबर 1, ठीक है। x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है y प्लस x बराबर 9। x का मान कितना है भैया, तुम्हें खुद को दिख रहा होगा 8y बराबर 9, ये हो जाएगा 9y बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है भाई, क्या होगा 9 से 9 कट जाएगा, और जो हमारा y है वो बराबर आ जाएगा किसके, 1 के, ठीक है। y का मान यहां रख दो, y का मान समीकरण किस में रखने पर, a में रखने पर, ठीक है। समीकरण a क्या है, x बराबर का 8y, x बराबर 8 गुणा 1, तो x बराबर कितना आ गया 8। हमें संख्या बतानी थी, तब संख्या बराबर क्या मान रखी है तुमने, 10y प्लस का x, 10 गुणा y कितना 1, x कितना 8, कितनी आ गई मेरे भाई 18 आंसर, ठीक है। ज्यादा कुछ था नहीं सवाल में, दो समीकरण बन गई, प्रतिस्थापन से सोल्व कर, ठीक है। आया समझ तो भैया एक बार चैनल को लाइक कर दो, पढ़ने में मजा आ रहा हो तो। देखो अगर मैं थोड़ा धीरे चलूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाती है, ये कर नहीं पाते, पहले चैप्टर की भी उसमें तीसरा पार्ट है यार, ठीक है। थोड़ा तुम भी समझो, और तुम्हारा बिल्कुल लास्ट चल रहा है, इस टाइम में तुम्हें सब कुछ आता है, ये देखो तुम्हें सब कुछ आता है, मैं तो सिर्फ सिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है, ठीक है भैया। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, ऐसे कोई नहीं जाएगा। चलो अगला सवाल, इसमें तुम देख पा रहे होगे क्या है भैया, डी तक हो गया, ई देखो सवाल नंबर ई क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण दे रखी है, क्या समीकरण है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब है मूल याद करना, ठीक है। करो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, आसान हो गया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 x प्लस का 3 बराबर का 0, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस, और x की करूंगा तो x प्लस का 3 बराबर का 0। इसमें से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन ले लिया, x भी है तो x भी ले लिया, यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा भैया 3, प्लस यहां से 1 कॉमन लो, ओए होए होए ओए होए, देखते हैं भाई एक बार टूटते हैं, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इसको 3 प्लस 2 करके लिखो, देखो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये ब्रैकेट सेम नहीं बन पा रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमारे गुणनखंडों में कुछ दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड चेंज कर देते हैं। इसके गुणनखंड चेंज करके क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस का 3 बराबर का 0, यहां से 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर का 0। यहां से क्या कॉमन है, सिर्फ देख रहे होगे तुम, ये 2 बार लिखा गया धोखे से, 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर का 0। x कॉमन लो, यहां से क्या बचा 2, x माइनस का 3, माइनस का 1 कॉमन लो, क्या बचेगा 2x माइनस का 3, क्योंकि माइनस चिन्ह चेंज कर देता है। अब देखो अब आ गया कॉमन 2x माइनस 3, यहां से बचेगा x माइनस 1 बराबर का 0। अब यहां एक हम लाइन लिखते हैं तुलना करने पर,
करो जरा तुलना। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर, यहां से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 3/2 और यहां से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1। यही हमें निकालना था और यही क्या हो जाएगा हल करना था, हल कर दिया। अब देखो इसी का कौन सा देखते हैं हम f। क्या दे रखा है, यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अब ऐसा दिया है तो हम इसको आयत मानेंगे, क्योंकि परिमाप दिया है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम भैया ऐसे में इसको क्या मानेंगे कि जो बगीचा है वो कैसा है, आयताकार। तो हम लिखेंगे बगीचे का परिमाप, या यहां तुम मेंशन कर सकते हो क्या, आयताकार। आयताकार बगीचे का परिमाप कितना दिया है भैया हमें, वो दिया है 120 मीटर। फिर कह रहा है क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, माना माना होना क्या, लंबाई अच्छा माननी पड़ेगी। हाँ, माना रिलेशन दिया है, नीचे देख के लिखना। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो माना चौड़ाई चौड़ाई x, तब तब लंबाई बराबर 2x। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, इधर की तरफ सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, इधर की तरफ इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, देखो अगर मुझे परिमाप निकालना है तो परिमाप कैसे निकालूंगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। जो परिमाप होता है तो हम लिखेंगे आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर कितना है भाई 120, और हमारे हिसाब से होना क्या चाहिए, लंबाई 2 गुना लंबाई प्लस का चौड़ाई बराबर 120। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये x है, ये प्लस का 2x है, बराबर कितना है 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 x और 2x मिलकर क्या बनाएंगे मेरे भाई 3x बराबर का 120, 3 दूनी 6x बराबर का 120, 6 से इसको काटेंगे 6 दूनी 12, x का मान कितना आ गया 20। देखो हमें क्षेत्रफल की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने पहले कह दिया परिमाप 120 है, क्षेत्रफल कितना है 800 है, और लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, सारी चीजें हमें दे रखी है भाई, तो हम ऐसे ही करेंगे, दोगुनी है सही है 120 आ गया। तब चौड़ाई कितनी होगी, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ रही तो हम यूज भी नहीं करेंगे। तब चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 2 गुना 20 यानी कि 40। ठीक है मेरे भाई, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 यही खत्म होता है। ठीक है, अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ तक उतारो जल्दी से, जितने आज जाएंगे उतने आज करा दिए भैया, वरना एक और मुझे लग रहा है कि एक और इसका पार्ट आएगा। ठीक है भाई, चलो उतारो। देखो भाई, अब इसका अगला पार्ट देखो, अगला हाँ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब 2 भी नहीं है, क्वेश्चन कौन सा हो गया भैया 3। क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण क्या है, 3/2x माइनस का 5/3y बराबर माइनस का 2, और दूसरी समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, 2 समीकरण है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है भाई, अब देखो इसको जो सोल्व जैसे तुम्हें समझ में आए वैसे कर लो, लेकिन मैं अपने तरीका बताता हूँ तुम्हें। 2 समीकरण है, इनके कुछ ना कुछ गुणांक दे रखे हैं, विलोपन विधि से सोल्व कर लो। ठीक है, गुणांक बराबर करके। वहां इनका एक तरीका ये भी है भैया, इसका एलसीएम लो, इसको इधर पहुंचाओ, इसका एलसीएम लो, इसको इधर पहुंचाओ, 2 समीकरणें आएंगी, उनको हल कर लो, आसान भी पड़ जाएगा, कर भी सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं जो कराऊंगा मैं ऐसे कराऊंगा, इसके गुणांक बराबर करने की कोशिश करूंगा, इसमें 3 से गुणा, इसमें 3/2 से गुणा, काम खत्म, एक्स कट जाएगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में 3 से, ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा समीकरण 1 गुणा 3 माइनस समीकरण 2 गुणा 3/2। ठीक है, तो इसमें कर दो जरा 3 से गुणा, और जब मैं 3 से नहीं मेरे भाई 1/3 से, और इसमें करेंगे हम 3/2 से। हाँ ये बिल्कुल सही है, तो 1/3 से गुणा करूंगा, तो देखो 1/3 से गुणा करूंगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x/2 माइनस, इसमें करूंगा 1/3 से तो जाएगा 5/3 या 9 बाई, चलो बराबर, इसमें करूंगा तो जाएगा माइनस का 2/3। उस वाले समीकरण को उठा लो, इसमें करनी है मुझे 3/2 से, 3/2 से करूंगा 3 से 3 कट जाएगा 1/2,
ये हो जाएगा x बटा 2, फिर प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 1 बटा कितने से करनी है हमें, 3/2 से करनी है, तो जाएगा 3/4, 3/4 बाई बराबर, ये हो जाएगा देखो हमारा 13 39 और 6 दूनी 12, 13 39 6 दूनी 12। ठीक है भाई, पहली बात तो 3/2 से करनी, कट जाएगा यार 3 से, 3 ही करना, 3 3 3 9 और 3 चौक 12, ये जाएगा 13/4, ये हो जाएगा हमारा 13/4। देखो अगर मैं इस 3/2 से इसमें गुणा करूंगा तो 3 से 2 बार कट जाएगा, और फिर 2 बचेगा, 2 दूनी 4 और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 13/4। चलो अब इनको क्या करना है, घटाने पर, मैंने लिख दिया ऊपर माइनस, तो यहाँ लिखूंगा मैं घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा। देखो मैंने अगर ये तरीका तुम्हें भारी लग रहा है, दूसरा बता दिया है, एलसीएम लो, एलसीएम को इधर पहुंचा दो, एलसीएम लो, एलसीएम को इधर पहुंचा दो, बहुत आसान पड़ जाएगा, कर लेना। लेकिन कुछ सवाल ऐसे में करने में मजा आता है। ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 5/9 में 3/4 जोड़ना है, क्या करना है भाई, 5/9 प्लस का 3/4 जोड़ो जरा, 9 चौक 36, 4 पंजे 20 और 9 तिया 27, कितना आ गया 7, 2 और 2 4/36 माइनस का 47/36 बराबर, ये दोनों माइनस के, ये भी दोनों जुड़ेंगे, तो ये जाएगा माइनस, माइनस को तो बाद में कर लेंगे, 2/3 प्लस 13/4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 13 तिया 39, 39 और 8 47/12, ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ हमारा क्या छूट गया y, और इधर आ जाएगा हमारा माइनस का 47/12, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 से 47 कैंसिल, 12 का ना 12, 12 तिया 36, बाई का तिरछी गुणा करेंगे तो बाई का मान आ जाएगा 3, बाई का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं लिखूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो जरा समीकरण 1 में, तो बाई का मान रखना है ना, वो भी 3 है, यहां रखोगे तो यह आ जाएगा 3/2x माइनस, 3 से 3 कट जाएगा, 5y और इधर बचेगा माइनस के 2, बाई का मान रखा है, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3/2x बराबर माइनस का 2 प्लस का 5, ये जाएगा x बराबर कितना बचेगा भाई 3, इधर पहुंचेगा गुणा में 2, इधर पहुंचेगा भाग, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लेना, x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, दोनों मान निकल गए, बाई का निकल गया, x का निकल गया, क्या पूछा था, दो समीकरण हल कीजिए, कर दी हल, आंसर, एलसीएम लेके वैसे करते, थोड़ा लंबा पड़ता और कुछ नहीं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसका अथवा वाला देख लेते हैं, अथवा में क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है S51। भाई 51 पदों का योग का मतलब क्या है भाई, मार्कर ठीक कर लेते हैं, थोड़ी दिक्कत है। ठीक है भाई दोस्तों, देखो आगे क्या दे रखा है, इस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ज्ञात करना है S51। देखो और क्लास में मजा आ रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, पूरा अनसोल्व सोल्व होने वाला है, एक बार लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बनता है। ठीक है भाई, एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों को, थोड़ा सा हमारे फायदा हो जाएगा। देखो भाई सेल्फिश मत बनो, अपना अपना फायदा मत सोचो। ठीक है भाई, फिर आगे दे रखा है S51, 51 पदों का जो योग है वो ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है, और हमें दे रखा है दूसरा पद और तीसरा पद, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। ठीक है भाई, अब दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद दे रखा है, भाई डी निकाल सकता हूं, डी हो जाएगा A3 माइनस का A2, तो डी बराबर 18 माइनस का 14, डी बराबर कितना जाएगा 4। ठीक है, अब इसके लिए प्रथम पद और निकालना पड़ेगा, तो प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा A2 में से डी घटा दो। ठीक है, तो A बराबर 14 माइनस का 4, A बराबर कितना आ गया मेरे भाई 10, दो चीजें आ गई। अब हम S51 बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, देखो हमें S51 निकालना है, इसमें n बराबर क्या हो गया 51, और Sn वाला सूत्र क्या होता है, इसमें Sn वाला सूत्र होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, चलो वैल्यू रखते चले जाओ, n की वैल्यू 51 है, 51/2 2a, a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1, n कितना 51 यानी कि 50 आ जाएगा, और dd कितना है भाई 4, 4 ही है। ठीक, तो ये आ गया हमारा 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 5 चौक 20, ये कितना आ गया 200। अगर इसको जोड़ूंगा तो टोटल कितना जाएगा मेरे भाई 220, 2 से काटूंगा तो 110,
51 की गुणा करनी है किससे? 110 से। 0 का 0, 11 का 11, एक हासिल, 11 पंजे 55 और 1 56। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास S51। देखो 2 नंबर में जो 4 नंबर में 3 नंबर में जो क्वेश्चन थे वो भारी थे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आसान दिया है। वो टाइम एवरेज करता है कि बच्चा यहाँ फंसे, इन्हीं में फंसा रह जाए, ऐसे करके कोई सवाल नहीं आता है उससे आगे निकलो, आगे के सवाल पक्का हल्के होंगे। और ये माइंड पे प्रेशर ले लेना है कि 2 नंबर में इतने भारी है तो आगे क्या होगा। लो देख लो आगे के सवाल, समांतर श्रेणी, ये वो 2-2 लाइन के सवाल थे, इससे पीछे वाला भी 2 लाइन का सवाल था। ठीक है, तो वो ऐसे करके डराता है वालों को, डरना नहीं है, अपना करो, मजे से करो। ठीक है, टाइम एवरेज करना पड़ता है, थोड़ा स्पीड से लिखना पड़ता है। ठीक है, उतारो जरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 3 का मैंने अथवा और बिना अथवा वाला करा दिया, अब देखते हैं चौथा। चौथे में क्या कह रहा है? एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मैंने माना ये हमारी मीनार है, यहां तक हमारी मीनार है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। ये ऐसे करके मैंने झंडा मान लिया। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, ये मीनार का आधार है, इसके आधार से 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण। मीनार तथा झंडे का शिखर, मीनार का शिखर, झंडे का शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये कितनी बची? y माइनस एक्स। किसी की लंबाई नहीं दे रखी, पूरी मान ली y, यहां से यहां तक मान ली x, पूरी y है, x हटा दो, y माइनस एक्स कौन सी बचेगी? ये वाली। इसको एक नाम दे दो a v c, और इसको नाम दे दो d। ठीक है भाई, और कुछ इसमें हमें कोई लंबाई दे नहीं रखी, नहीं दे रखी है, तो देखो कैसे करेंगे। तुम्हें पता है 90 चैप्टर सवाल है। कैसे करेंगे? त्रिभुज लेंगे, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। तो मैं लेता हूं, अगर तुम्हें लिखना है दिया है ये वो तुम लिख लेना है, थोड़ा सा शॉर्ट करना। हमें लिखेंगे त्रिभुज ए वी सी में, त्रिभुज ए वी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan 60, ए बी सी में tan 60, tan थीटा बराबर लेते हैं tan 60। ठीक है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि y बटे 10, y बटे 10। tan 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? √3। तो ये आ जाएगा 10 से गुणा करके 10 √3 बराबर का y। तो y का मान आ गया, पूरा पूरा y का मान ही आ गया, दिक्कत ही नहीं, y का मान आ गया। इसकी पूरी लंबाई कितनी है? 10 √3 y। ठीक है, अब लूंगा मैं त्रिभुज, किसमें? त्रिभुज DVC में। इसमें लेना पड़ेगा tan 45, वो भी लंब बटे आधार, यानी कि y माइनस एक्स बटे 10। tan 45 की वैल्यू 1, 10 इधर गुणा करेगा तो 10 गुणा 1 बराबर y माइनस एक्स, 10 बराबर y की वैल्यू 10 √3, उठा के रख दो, माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आओ, x बराबर 10 √3 माइनस 10, 10 कॉमन ले लो, कितना बचा? √3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। हमें पूछा था झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई क्या थी? x। तो हम यहां लिख देंगे, एक लाइन लिख देंगे ऐसे करके, झंडे की ऊंचाई या लंबाई बराबर x बराबर 10 ब्रैकेट में बाहर √3 माइनस का 1। ज्यादा सोल्व नहीं करना होता है, यहीं आंसर छोड़ देना होता है। ठीक है, आगे समझ प्राप्त करते हैं। देखो इसी का अथवा देखते हैं। अथवा में भी 90 चैप्टर सवाल दिया हुआ है। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी, एक मीनार की चोटी है जो कितनी है भैया? 50 मीटर। चलो, से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, चोटी ज्यादा लंबी है तो खंबा छोटा है भाई, अवनमन कोण दे रखा है, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि खंबा छोटा है। ठीक है, 45 और 60 है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, x मान ली, और यहां से शिखर से इसका और इसके आधार का अवनमन कोण दे रखा है। अवनमन कोण तुम्हें पता है कैसे बनता है भैया? ऊपर से बनता है, यानी ये वाला कोण दे रखा है, एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी इस नीचे वाले आधार के समांतर, तो जितना कोण ये होगा इतना ये होगा, तो हमें दे रखा है 45। अगर ये मेरे भाई 45 है तो ये भी 45 होगा, दो समांतर रेखाओं के बीच एक बने एक अंतर कोण बराबर होते हैं बाल्य सिस्टम में, तुम्हें पता होगा, तुमने करे होंगे ऐसे सवाल। फिर अवनमन कोण क्रम से 60 डिग्री, ये वाला कोण कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा भैया? 60 डिग्री का। खंबे की ऊंचाई याद करनी है, खंबे की ऊंचाई मैंने मान ली ए वी सी डी ई, इन्हीं को मैंने सबको नाम दे दिया। देखो करेंगे, तुम्हें दिया हुआ है वो लिख लेना। ठीक है, मैं सीधा करा रहा हूँ सॉल्यूशन से, हल से, क्योंकि इसमें दिया हुआ है इतना मोस्ट है तो है नहीं कि लिखा नहीं जाएगा, वो त्रिभुज वाले में होता है, वहां मैंने तुम्हें बताया है, यहाँ तो भैया मैं थोड़ा सा करूंगा। देखो
मैं लूंगा त्रिभुज कौन से वाले में, ए वी ई में, त्रिभुज ए वी ई में tan 45 लेने पर, क्योंकि भैया इसमें कोण कितने का है 45 का, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। ये हमने माना नहीं है, अगर ये x है और पूरा 50 है तो 50 माइनस के x हो जाएगा, तो लंब बटे आधार यानी कि 50 माइनस x बटे आधार। आधार हमने कितना मान लिया मेरे भाई, आधार मान लिया हमने y, तो ये भी y, ये आ गया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये जाएगा y गुणा 1 बराबर 50 माइनस x, या y बराबर, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब बड़े वाले में ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में इसमें क्या लगाऊंगा, इसमें भी लगाऊंगा मैं tan 60, लंब बटे आधार, लंब भैया पूरा 50, बड़ा वाला है पूरा 50 और आधार y, tan 60 की वैल्यू √3 तो हो जाएगा y √3 बराबर 50, या y बराबर 50 बटे √3। अब देखो किसी के बटे में √3 नीचे नहीं होता, तो इसमें भी कर दूं मैं √3 से गुणा, √3 से भाग, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 50 √3 बटे 3, कट तो रहा नहीं है तो y का मान इतना ही रहने, तो ये आ गया हमारा y का मान। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ये वाली, तो रख दो भैया y का मान कितना है 50 √3 बटे 3 बराबर 50 माइनस x को इधर लिया प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 50 माइनस के 50 √3 बटे 3। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 50 कॉमन है, तो जाएगा 3 माइनस के √3 बटे 3, तो ये आ गया हमारा x बराबर, इसका एलसीएम ले लिया मैंने 50 कॉमन लेके, एक तरफ 3 की गुणा इधर हो जाएगी और इसमें होगी नहीं 3 माइनस के √3 बटे 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, यही आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, ये आंसर होना चाहिए। 3 से इसको काट सकते हो, कट तो रहा नहीं पूरा, अगर तुम्हें आधा काटना है काट लो, ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर है। चलो रफ करते हैं। देखो भाई अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन हमें करना है। यहां तक कोई दिक्कत, देखो अगर तुम्हें अब भी कोई दिक्कत है तो तुम्हारी समस्या चल रही है तुम्हारे साथ, क्योंकि भाई पेपर में बहुत कम समय बचा है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा काम सवाल को सोल्व कराना था, मैंने करा दिया, कैसे होगा, ठीक है भाई। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण करती है। एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। जीवा, एक जीवा है, एक जीवा, ये मैंने जीवा मान ली, और इसको केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंकित कर रही है 7 डिग्री, और इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 होगी, ठीक है। लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें किससे वृत्त खंड के क्षेत्रफल बताना है, लघु और दीर्घ दोनों, ठीक है। इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है कुछ है नहीं इनका मतलब, बस इतना ही रहना। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे रखा है मेरे भाई 60 डिग्री, ठीक है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जिसके लिए एक सूत्र आता है मेरे भाई, बड़ा अच्छा सूत्र है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस का r बटे 2 साइन थीटा, ठीक है। ये किसका है, लघु वृत्त खंड के लिए सूत्र है। चलो बनाओ, तो ये आ गया भैया थीटा, तो ये जाएगा 60 बटे 360 गुणा पाई का मान उसमें दे रखा है 3.14 रखना है, आर स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 225। एक काम करो आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर तो कॉमन नहीं आएगा, आर कॉमन आएगा, जो ये ध्यान यहाँ आर होता है कि आर स्क्वायर होता है। सही भी दोस्तों, यहाँ आर नहीं आर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा, चलो फिर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब है साइन 60, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब 225, थोड़ी कैलकुलेशन बच जाएगी और कुछ नहीं, 0 से 0 6 36। अभी 6 से इस पॉइंट वाली संख्या को काट लो, तो 0.6 पंजे 30, कितना हो जाए 1 हो गया 14, 6 दूनी 12, 12 है कितना बचेगा 2 और 20 हो जाएगा, तो 6 18, बस इतना ही काट रहे हैं, ज्यादा नहीं काटेंगे, 0 5 2 3 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है भैया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और √3 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है 1.73/2, इसको इससे काटोगे कितना आ जाएगा भाई, ये जाएगा 0.17 हो जाएगा ना, 2 अट्ठे 16, ये कटेगा 2 अट्ठे 16, भाई माइनस आ जाएगा ये तो, बटे बेटे ये वाला 2 छोड़ दिया हमने बटे में, तो ये 4 आएगा, यहाँ ये 4 आएगा है ना,
तो ये जाएगा 4 चौक 16, 0.4, 4 चौक 16, एक बचा 13 हो गया, 4 या 12, फिर से कितना बचा 1, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, इतना लंबा जा रहा है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 225, ये जाएगा 0.523 माइनस का 0.4, यहां तक लेंगे इतने हमें 3 अंक चाहिए, 5 को 3 कर लेंगे, 4 3 3, ठीक है, घटाओ जरा, यह जाएगा 225, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसमें से इसमें हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया तो यहाँ तो 0 बचेगा, 12 में से 3 जाएंगे तो ये भैया 9 बचेगा, और 4 में 4 जाएगा तो 0.0, ये आ रहा है। अब इसकी 225 से गुणा करनी है, और कितने के बाद पॉइंट है, इस 0 को भूल जाओ, पॉइंट के बाद 0 जो होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, ये आ गया। तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, बाकी गुणा करनी है, 9 पंजे 45 का 5, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 18 4 22 का 2, 2 हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ठीक है, कितना आ गया 20 25, कितने बाद 2 के बाद पॉइंट है, इतना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 20.25, किसका आंसर है, लघु वृत्तखंड का, ठीक है। अब हमें बताना है दीर्घ वृत्तखंड का, तो उसके लिए पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई 225, इन दोनों गुणा करो जरा भाई, यानी कि 314 से गुणा करनी है किसकी 225, 5 चौक 20, 5 के ना 5 2 7, 5 के 15, 4 दूनी 8, 2 के ना 2, 3 दूनी 6, 8 2 6, यह जाएगा 0, 8 7 15 का 5 एक हासिल, 8 2 10, 5 15 और 1 16 का 6 हासिल, 6 2 8 और 1 10 का 0 एक हासिल, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो जो पूरा आ रहा है वो आ रहा है 70650, कितने के बाद पॉइंट दोगे, ये आ गया 706.50 इस पूरे का, ठीक है। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम कराएंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इसमें से क्या घटा दो मेरे भाई, ये वाला घटा दो, 20.25, कितना बचेगा, इसे 50 कर लो तो पॉइंट बाद तो 25 ही बचेगा, 50 25 के तो 25, इसमें से 20 चला जाएगा, देखो 6 में से 0 जाएंगे, तो ये इसमें घटाएंगे, ये बचेगा भैया 6 में 0 गए 6, यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा हमारा 6, तो ये जाएगा 686.25, ठीक है मेरे भाई। इसका आंसर कितना आ जाएगा 686.25, बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत, इसमें जो दे रखा है मुझे दिख नहीं रहा भैया, 686.0625 है, ठीक है, बहुत पास है हम, और दूसरा वाला है 20.4375, 20.25, बहुत इतना एक्यूरेट नहीं आया कि पॉइंट भी एक्यूरेट है, ठीक है भाई। चलो ये हो गया, अब इसका अथवा वाला देखते हैं, तो मेरे भाई अथवा में क्या दे रखा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, भैया एक बेलन है ठोस बेलन लकड़ी का है, और इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार, अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है, तो अगर अर्धगोला निकाला है तो अर्धगोला इसके अंदर धसा हुआ है, इसका मतलब निकाल लिया गया है, तो ये ठोस था तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। चलो यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, फिर कह रहा है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसके जो आधार की त्रिज्या वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, चलो तो भैया त्रिज्या ये भी तो होती है ना, तो सही है ये त्रिज्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें क्या बताना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हुआ है, लिखने के बाद हल से देखो क्या कह रहा है भैया, हम लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है तो पहले इसको चारों तरफ से ढक दो बेलन को, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, चारों तरफ से ढक गया, संपूर्ण को ढकना है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण ढकना है, इधर से इसको ढकोगे, इधर से इसको ढकोगे, दो अर्धगोलों को ढक रहे हो यानी कि एक गोले को ढक रहे हो, तो मैं यहां लिखूंगा +2 गुणा अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, भाई दो अर्धगोले एक इधर एक इधर, दो गुणा कर दी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, भाई ये जो ढकना है, ये इतनी चीज जो ढकनी है ये अंदर की साइड से ढकनी है, इसका वक्र पृष्ठ ही तो है, ठीक है, यही तो ढकना है बस, दिक्कत ही क्या है, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई RH प्लस, जाएगा 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर,
ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन है, कॉमन ले लिया। यहां से बचा एच प्लस का 2 आर। अब वैल्यू रखेंगे हम 2 पाई आर। एच कितना है मेरे भाई, एच है 10 प्लस 2 गुणा आर कितनी है 3.5। अब मैं ये देखता हूँ भैया इसमें मान कैसे कैसे दिए हुए हैं। इसका जो आंसर है पाई में तो नहीं है, वस्तु का समूल प्रतिशत पाई में नहीं है, पूरा पूरा दिखाती है, तो देखते हैं। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 रखेंगे। हाँ, 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 3.5, यह 7 हो जाएगा। 10 प्लस पूरा का पूरा 7 हो जाएगा, ये 35 दूनी 70 में। और ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं काटूंगा कितना काट रहा है, 7 पंजे 35, 0.5, 22 दूनी 44, या 22 दूनी 44 छोड़ो, 5 की 5 दूनी 10, तो पूरा गायब हो गया 22, क्योंकि एक आ गया, 5 दूनी 10 एक, तो ये हो जाएगा हमारा 17। इसकी गुणा कर दो मेरे भाई, 22 की 17, तो 22 का 22 सत्ते 22 दूनी 40, 22 4, 22 22 22 34, 22 सत्ते 154 का 4, कितने हासिल 15, 22 ही का ना 22, 22 और 15, 5 2 7, 2 और 1 3, 300, मतलब 37 बैठ रहा है ना। चलो कितना आ गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें इसमें आंसर दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, यह हमारा सेट नंबर 1 2024 का कंप्लीट होता है। बड़ी खुशी हुई ये सेट कंप्लीट हुआ। अगला सेट जल्दी तुम्हें देखने को मिलेगा। तब तक भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, वरना वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा। चलो भाई।